दोस्तों कक्षा 9वीं का ब्रिज कोर्स गणित का पृष्ठ क्रमांक 8484 का पृष्ठ क्रमांक 8484 है ना। बीजीय व्यंजक का अधिगम परीक्षण, बीजीय व्यंजक का हम पढ़ेंगे अधिगम परीक्षण। हम क्या पढ़ रहे हैं? अधिगम परीक्षण पढ़ रहे हैं। इसका पृष्ठ क्रमांक 1 क्या है? इसका पृष्ठ क्रमांक 1 ये कह रहा है, चरों और अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त करो। चरों और अचरों, चर किसको बोलते हैं? चर किसको बोलते हैं? अच्छे समझ लो। जो x होता है, जो y होता है, जो z होता है ना, x y z a b c d, इन सब को चर कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और जो संख्याएं होती है 1 2 3 4, जो संख्याएं होती है 1 2 3 4, इसको अपन बोलते हैं अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम अचर बोलते हैं। तो तुम चाहे x y z का प्रयोग करो या a b c d का प्रयोग करो, मतलब तुम चरों का प्रयोग करो, या फिर तुम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 का प्रयोग करो, अचरों का प्रयोग करो, तुमको यहाँ पर इसका व्यंजक प्राप्त करना बहुत सरल है। तुम चुटकियों में कर लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुम आसानी से खेल जाओगे गणित पर, है ना। क्या करोगे तुम? गणित से खेल जाओगे पेपर में। क्या करोगे तुम? गणित से खेल जाओगे। देखिए बहुत सरल चीज़ है ना। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर? आपका पहला सवाल ये कह रहा है, पहला सवाल आपका बोल रहा है संख्याओं x। देखिए यहाँ पर आपको बीजीय व्यंजक जमाना है। क्या जमाना है आपको? यहाँ पर बीजीय व्यंजक जमाना है। पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल कह रहा है संख्याओं x तथा y के योग का आधार। यहाँ पर आपको दो संख्या दी गई है। पहली संख्या आपको x दी गई है और दूसरी संख्या आपको y दी गई है। x और y के योग, आपको यहाँ पर x और y का योग करना है। यहाँ पर आपको x और y का क्या करना है? योग करना। मतलब योग करने का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने का मतलब होता है प्लस करना। x तथा y, देखिए ये हमारी हो गई x और ये हो गई हमारी y। अच्छे समझो, ये हो गई हमारी x, ये हो गया हमारे y। x और y का योग, योग यानी जोड़ना, जोड़ना यानी प्लस करना। x तथा y के योग, फिर से x तथा y के योग। क्लियर? संख्या x तथा y का योग, एक संख्या x होगी, एक संख्या y होगी, संख्या x तथा y का योग। अब का आधा, इसका आधा, जब कभी भी आधा करने को बोलेगा तो बटे में 2 लगा देना। 2 का मतलब होता है आधा करना। बटे में 2 का मतलब क्या होता है? आधा करना। बटे में 2 का मतलब क्या होता है? आधा करना। 2 से भाग देना मतलब आधा करना। क्लियर? देखिए क्लियर। संख्या x तथा y के योग का, संख्या x और y के योग का आधा। क्लियर? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है संख्या p तथा q के गुणनफल का आधा। एक संख्या हो गई p, दूसरी संख्या हो गई q। अरे बच्चा, एक संख्या हो गई p, दूसरी संख्या हो गई q, और संख्या p और q के गुणनफल, दोनों का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। गुणनफल यानी गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। संख्या p तथा q के गुणनफल का आधा, आधा मतलब बटे में 2। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? संख्या p तथा q के गुणनफल का आधा मतलब बटे में 2। क्लियर? संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। एक संख्या z है, एक संख्या क्या है? z है, उसको उसी से गुणा कर रहा है, मतलब वही वाले जेड से क्या कर रहा है? अपन गुणा कर रहा है। नहीं आया समझ में? अच्छे समझो। संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। एक संख्या z है, इस संख्या z को स्वयं उससे गुणा कर रहा है, मतलब z से ही अपन क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। एक संख्या z है, इस z को z से ही क्या किया जा रहा है? गुणा किया जा रहा है। संख्या z को स्वयं z से गुणा किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? एक z और एक z की घात 2 हो जाएगा। क्लियर? ये 2 लिखा है। z की घात कितना? z गुणा z की घात 2, z गुणा z की घात 2। यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है। क्लियर? आधार, इसको आधार बोलेंगे। और यहाँ पर z की घात कुछ नहीं, मतलब घात कितनी होती है? 1 होती है। जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 होती है। यहाँ पर भी z लिखा है, यहाँ पर z की घात कितनी है? कुछ नहीं, मतलब कितनी है? 1 है। ये यहाँ पर आधार z है और यहाँ पर घात 1 है। यहाँ पर भी आधार z है और यहाँ पर भी घात कितनी है? 1 है। आधार समान हो, गणित का एक नियम होता है, यदि आधार समान हो, यहाँ पर भी आधार z है, यहाँ पर भी आधार z है, दोनों के आधार क्या है? z है। यदि आधार समान है और गुणा हो रहा है, फिर से यहाँ भी z, यहाँ भी z, दोनों के आधार समान है, यहाँ पर भी z, यहाँ पर भी z, यदि आधार समान है और गुणा हो रहा है तो घात जुड़ जाती है। तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। z का हो गया z, आधार समान है, गुणा हो रहा है, घात जोड़ देंगे, 1 और 1 कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2। तो z इंटू z होता है z की घात 2 होता है। क्लियर?
अगला बहुत सरल है, देखो संख्याओं a तथा b के गुणनफल में से उसके योग को घटाना। देखो संख्याओं a तथा b, यहाँ पर आपको दो संख्या दी गई है, पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। फिर से संख्याओं a तथा b, संख्या यहाँ पर आपको दो संख्या दी गई है, पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। संख्या a तथा b के गुणनफल, मतलब देखो a तथा b के गुणनफल, मतलब दोनों का अपन गुणा कर रहा है। क्लियर? संख्याओं a तथा b के गुणनफल में से उसके योग को घटाना है। देखो मतलब इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, योग मतलब जोड़ना, a और b का योग मतलब जोड़ना, देखो को अपन घटाना है। देखो अब अच्छे समझो, संख्या a तथा b के गुणनफल में से, संख्या a तथा b के गुणनफल में से, संख्या a तथा b के गुणनफल में से, संख्या, ये बोल रहा हूँ संख्या a तथा b के गुणनफल में, संख्या a तथा b के गुणनफल में से इन दोनों का योग, इन दोनों का योग मतलब जोड़ना, इन दोनों का योग, योग मतलब जोड़ना, दोनों के योग को क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। संख्या a तथा b के गुणनफल में से इन दोनों संख्या के योग को घटाना है। ये जम गया, ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बनेगा कि नहीं बनेगा? सवाल जो बोल रहा है उसी को हमको दर्शाना है। संख्या a तथा b के गुणनफल, संख्या a और b के गुणनफल में से घटाना है। क्या घटाना? दोनों का योग, a और b का योग को क्या करना है? घटाना है। क्लियर? अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है 10 में से y तथा z के गुणनफल को घटाना है। 10 में से घटाना है। 10 में से क्या करना है? घटाना। 10 में से घटाना, किसको घटाना है? y तथा z के गुणनफल, y और z के गुणनफल को घटाना है। 10 में से y और z के गुणनफल को घटाइए। फिर से 10 में से y और z के गुणनफल को घटाइए। 10, पेपर में कुछ भी आए, पेपर में यदि सवाल घुमा के भी पूछेगा तो आपको करना पड़ेगा। 10 में से y और z के गुणनफल को घटाइए। अरे 10 में से, अरे सवाल वाला ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 10 में से, ये 10 लिखा है, 10 में से y और z के गुणनफल को घटाइए। घटा दिए, बन जाएगा। देखो अगला सवाल क्या है? अगला है x बराबर 1 के लिए व्यंजक का मान ज्ञात करो। यहाँ पर आपको एक व्यंजक ये दिया है x धन 4। आपको व्यंजक क्या दिया है? आपको सवाल में व्यंजक x धन 4 दिया है। सवाल में व्यंजक क्या दिया है? सवाल में व्यंजक आपको x धन 4 दिया है। सवाल में आपको व्यंजक क्या दिया है? सवाल में आपको व्यंजक x धन 4 दिया है। क्या दिया? सवाल में व्यंजक आपको x धन 4 दिया है ना। के लिए व्यंजक का मान ज्ञात करो। इसका व्यंजक का मान ज्ञात करना मतलब देखो यहाँ पर x की वैल्यू 1 दी है। x किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 1 किसके बराबर है? x के बराबर है। अरे मुन्ना x के बराबर यहाँ पर 1 है। देखो मान रख देंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पर बराबर लगाया। x का मान कितना है? x 1 के बराबर है, मतलब x की जगह पर मैं 1 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि x और 1 तो बराबर है, चाहे x लिखो या 1 लिखो, बात तो वही पड़ेगी, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। इसलिए यहाँ पर x के स्थान पर 1 लिख दूंगा। तो x की जगह लिख दिया मैंने 1, धन का धन, 4 का 4। अब अगले स्टेप में लगा देंगे बराबर, 4 धन 1, तो 4 और 1 कितना होता है? 5 होता है। जो हो गया आपका आंसर। इतना सा आपका सवाल है, इतना सा सवाल है आपका। देखो अगला इसको हल करना है। फिर से 4x ऋण 3 है। क्या है? 4x ऋण कितना है? 3 है। 4x ऋण कितना है? 3 है। मान रख दोगे। मान कैसे रखो? देखो 4 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। 4 और x के बीच में कोई चिन्ह है क्या? नहीं है। 4 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का क्या है? चिन्ह है। तो देखो 4 का हो गया 4 और दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। और x का मान कितना है? x का मान 1 है। x 1 के बराबर है। x का मान कितना है? 1 है। तो x का मान यहाँ पर रख दिया मैंने 1। 4 का 4 हो गया, x का मान 1 रख दिया, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणे का चिन्ह, ऋण का ऋण। 3 का हो जाएगा यहाँ पर 3। अब अगली स्टेप में बराबर, पहले गुणा करेंगे। 4 गुणित 1, मतलब 4 1 कम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 1 कम 4, ऋण का ऋण, 3 का 3। 4 1 कम 4, ऋण का ऋण और 3 का 3। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो 4 माइनस 3, मतलब 4 में से 3 घटाएंगे तो 4 में से 3 का कितना बचेगा? 1 बचेगा। और ये हो गया हमारा आंसर। 4 माइनस 3, 4 में से 3 का कितना बचेगा? हमारा 1 बचेगा। ये क्या होगा? हमारा आंसर हो गया। अब इसका अगला सवाल क्या है? देखिए इसका तीसरा सवाल ये बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को एल से दर्शाया जाता है।
समबाहु त्रिभुज, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर समबाहु, देखो समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज किसको बोलते हैं, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है उसको त्रिभुज कहा जाता है। और समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है समान, यहाँ सवाल बोल रहा है ना समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु सम यानी समान, जिसकी तीनों बाहु, बाहु यानी भुजा बराबर, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये भी होना चाहिए और उतनी बड़ी ये भी होना चाहिए, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजा कैसी होनी चाहिए, बराबर। अगर ये 3 सेंटीमीटर की तो ये भी 3 की होना चाहिए, ये भी 3 की होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, तीनों भुजा कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को एल से दर्शाया जाता है, एक समबाहु त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजा को एल से दर्शा रहा है, ये भुजा का नाम भी एल है। अगर इस भुजा का नाम एल है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो इसका नाम भी क्या होगा, एल होगा, और इसका नाम भी क्या होगा, इसका नाम भी एल होगा। सवाल ही वाला बोल रहा है ना, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को एल से दर्शाते हैं, ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी ये वाली भुजा भी एल, ये वाली भुजा भी एल, और इसकी नीचे वाली भुजा भी क्या हो जाएगी हमारी एल। इसकी भुजा को दर्शाया जाता है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को एल से दर्शाया जाता है ना। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को लेमडा का प्रयोग करते हुए व्यक्त करो, इसको लेमडा बोलते हैं। देखो तो परिमाप निकालेंगे, क्या निकाल रहे हैं हम, परिमाप निकाल रहे हैं, परिमाप को क्या दर्शाना है, लेमडा दर्शाना, इसको लेमड़ा बोलते, क्या बोलते हैं इसको, लेमडा बोलते, क्या बोलते हैं इसको, लेमडा, ये इसका नाम क्या है, लेमडा। परिमाप को क्या दर्शा रहा है, लेमडा से। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, एक सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप लेमडा बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप लेमडा बराबर होता है 3 गुणा भुजा, क्या होता है, 3 गुणा भुजा, क्या होता है, 3 गुणा भुजा। फिर से समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप लेमडा बराबर 3 गुणा भुजा होता है। अगली स्टेप में लेमडा बराबर का बराबर 3 का 3, और भुजा का मान कितना है, देखिए यहाँ पर भुजा आपको एल दी गई है, भुजा कितनी दी गई है, एल दी गई है, तो भुजा के स्थान पर रख दिया मैंने एल, क्लियर। लेमडा बराबर 3l, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। फिर से समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुणा भुजा, है ना, परिमाप को लेमडा दर्शाना, तो लेमडा का लेमडा बराबर का बराबर 3 का 3, और भुजा का मान एल दिया है, भुजा को एल से दर्शाते, भुजा का मान एल दिया है तो भुजा के स्थान पर एल रख दिया, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। इसका लास्ट सवाल क्या है, देखिए इसका लास्ट सवाल ये बोल रहा है, यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, अभी सरिता की वर्तमान आयु कितने साल की है, y साल की है, तो आज से 5 साल बाद उसकी आयु क्या होगी। अब देखिए आपको पता है मेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र अभी 21 साल की है, मेरी उम्र कितने साल की है, अभी 21 साल की। बच्चों मेरी उम्र 21 साल की है और 10th क्लास का मैं टॉपर हूँ, मेरा 10th क्लास में 90% है और 12th क्लास में साइंस में मेरा 90% में टॉपर रह चुका हूँ, है ना, क्लियर। देखिए तो क्या है, अगर मेरी उम्र अभी 21 साल है तो आज से 5 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊँगा, तो 21 में 5 को जोड़ देंगे, तो आज से 5 साल बाद में 21 धन 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 5 साल बाद में 26 साल का हो जाऊंगा। आ रहा ना आपको समझ में, है ना, मतलब कि मैंने 21 में 5 को जोड़ा। उसी प्रकार अभी सरिता कितने साल की है, देखो सरिता की वर्तमान आयु कितनी दी है, 22 वर्ष दी है, तो 5 साल बाद सरिता कितने साल की होगी, 22 धन 5 साल की होगी, 5 22 में जोड़ देंगे। देखो सरिता की कौन सी आयु, वर्तमान आयु, सरिता की वर्तमान आयु कितनी दी है, 22 वर्ष दी गई है। सरिता की वर्तमान आयु कितने साल की है, सरिता भी 22 साल की है, सरिता भी 22 वर्ष की है, तो 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद आयु, 5 साल बाद आयु, अभी सरिता 22 साल की है तो 5 साल बाद 22 धन 5 साल की हो जाएगी। अगर अभी सरिता 10 साल की है तो 5 साल बाद 10 धन 5 बराबर 15 साल की होगी। अगर मान लो कि अभी सरिता 14 साल की है तो 14 धन 5, 14 और 5 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। उसी प्रकार सरिता अगर अभी 22 वर्ष की है तो 5 साल बाद कितनी होगी, 22 धन 5 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर, हो गया। इतना सा आपका ब्रिज कोर्स है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।